हेलो सभी मित्रों को सादर वंदे मातरम। मैं हूँ एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा और आज हमारे साथ बैठे हैं श्री। हाँ, मैं सीओ मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे आज के समाज में जो जो चल रहे तमाम केसेस के बारे में। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे पॉक्सो के बारे में। जो हाँ, पॉक्सो केस होते हैं, कैसे कैसे क्या इसका दर्ज किया जाता है और कैसे इसका विचारण होता है, कैसे कैसे क्या कार्रवाई होती है। तो उसमें भैया हम जानना चाहेंगे कि एक मान लीजिए कोई एफआईआर जो पंजीकृत होता है पॉक्सो में। तो सलीम जी सबसे पहले कि हम लोग ये देखते हैं कि पास्को का जो पास्को है, पास्को का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब पास्को में देखा जाएगा कि अगर अगर जो भी विक्टिम है, अगर उसकी एज 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अच्छा, हमें ये देखना होता है कि इसमें जो पॉक्सो का जो मुकदमा होता है हाँ। वो किस एज के व्यक्ति के साथ हो या किस एज के मतलब विक्टिम के साथ हो रहा हाँ, है। विक्टिम की मतलब जब ऑफेंस जो हुआ है, जी जी। तो वो उस समय हुआ है जब वो माइनर रहा है। जी जी। और माइनर की जो डिफिनीशन दी है उसमें हमारे लेजिस्लेशन में जो एक्ट है उसमें माइनर बताया गया है किसी चाइल्ड को जब उसकी एज 18 साल से कम हो। कम होगी। 18 साल से कम का अगर कोई बच्चा है। अच्छा, पास्को का केस जरूरी नहीं है, जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के के साथ, लड़की के साथ ही, वो लड़के के साथ भी अगर होगा बिल्कुल। तो पास्को की कैटेगरी में आएगा। तो अच्छा। पास्को एक्ट में अगर अगर किसी का ट्रायल चल रहा है, जी। तो जो विक्टिम है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी उसके साथ जो ऑफेंस हुआ जब उसकी उम्र 18 साल से कम थी, अच्छा मतलब जब वो माइनर अच्छा, था। इसका एक क्राइटेरिया और भी होता है, 12 साल, 14 साल, 16 साल और 18 साल का जो क्राइटेरिया होता है। जैसे हाँ, पास। पाँच सौ की जो धाराएं घटती बढ़ती हैं उसके हिसाब से क्या इसका मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्या होता है इसका। नहीं सलीम जी, जैसे पास्को की कैटेगरी में 18 साल से विक्टिम की जो एज है, अगर 18 साल से कम उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, जी तो जी। वो पास्को एक्ट में वो आता है। अब पास्को एक्ट में जो ऑफेंसेज होते हैं उसकी कैटेगरी उन्होंने बता दिया है। हाँ कि मतलब। जैसे सेक्शन 3 में है कि जी। अगर उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट हुआ है, तो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया, और 4 में उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। और अगर अगर उसी जो जो उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, अगर उसके साथ एग्रीगेटेड मैनर में हुआ है, जी। तो वो सेक्शन 5 में उसके बारे में डिफाइन किया, उसकी उसको सेक्शन 6 में उसके बारे में कर दिया गया है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं सवाल जी जी। कि ग्रेविटी के नेचर के हिसाब से कि विक्टिम की अगर एज 16 से 18 के बीच में है, तब के लिए पनिशमेंट क्या है, या फिर 16 साल से 12 साल से कम है, तो वो सेक्शन वही जो 5 में है। सेक्शन 5 में जो एग्रीगेटिव पनिशमेंट, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल है, एग्रीगेटिव जो है गुरुत्व जिसे बोला जाता है, जी जी। तो उसमें डिफाइन किया गया है कि उसके पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया गया है। और सेक्शन 7 में भी अगर आप देखेंगे, तो अगर जैसे उसके साथ केवल सेक्सुअल असाल्ट हुआ है, तो 7 में हो गया, डिफाइन किया गया है, 8 में पनिशमेंट दे दिया गया है। और अगर एग्रीगेटिव मैनर में हुआ उसके साथ, तो सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 10 में दे दिया अच्छा गया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, सपोज करिए मान लीजिए किसी के प्रति 500 का मुकदमा पंजीकृत होता है और धारा 376 में पंजीकृत होता है। हाँ। ठीक है। तो एक प्रक्रिया जो पंजीकृत होने से लेके बेल आउट होने तक की प्रक्रिया मतलब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्रक्रिया उसकी होती है, कैसे-कैसे हम उसमें जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपना हम प्रतिपक्ष रखते हैं? तो पास्को का जो एक्ट है वो शैलेंद्र जी, वो पूरे पूरे ऑल ओवर, सबसे पहले अच्छी बात ये है कि पास्को का जो एक्ट है हुँ। वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। बराबर। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु, दिल्ली और इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, सब में पास्को का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था। वही निर्भया वाला जो कांड हुआ था, हाँ, उसके उसी बाद उसी कांड की वजह से जो है। से बच्चों के अगेंस्ट में ऑफेंस के बारे में वो उन्होंने किया था। तो लेकिन जो उसका प्रोसीजर चलता है हाँ, वो। सपोज करिए प्रोसीजर मान लीजिए 376 में प्लस पॉक्सो में मुकदमा पंजीकृत होता है, किसी थाने स्थानीय थाने के द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। उसके बाद इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ज़रा-सा जो बताएँ लोगों को? प्रोसीजर जो पहले दिया गया था, जो ऑफेंस जैसे 302 पहले की बात, तो जैसे हीनियस ऑफेंस मर्डर का एलिगेशन, जो उसका ट्रायल चलेगा वो किसके हिसाब से चलता था? सीआरपीसी के हिसाब सीआरपीसी से से चलता आता है। था। अब सीआरपीसी बदल गई है, अब क्या है, बीएनएसएस है। तो अब जो प्रोसीडिंग उसकी चलेगी बीएनएसएस की तरह चलेगी। तो मतलब पास्को अगर है, तो एफआईआर से लेके जजमेंट तक की जो प्रोसीडिंग है वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे सीआरपीसी में चलती थी पहले, वैसे ही अब बीएनएसएस में चलेगी। सिमिलर, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। एक चलिए जो और क्वेश्चन था, हम लोग मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि जैसे मेरी एज प्रेजेंट टाइम में अगर 28 साल है, तो क्या सपोज दैट कोई ऐसा विक्टिम है जिसकी उम्र 28 साल है, क्या वो पास्को में अपना मुकदमा लिखा सकता है? ऐसे केसेस आप जनरल वे में देखते भी हैं, और उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताइए आपके हिसाब से, जैसे उसको पास्को में कैसे लेके लोग जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे जैसे सपोज दैट कोई
कोई महिला है, उसकी एज इस समय 24 साल है, जी। तो वो अगर इस तरीके का अगर एलिगेशन किसी के ऊपर लगाती है, 24 साल उसकी एज है। हाँ, वो एवं शोषण का जो लोग मुकदमा डालते हाँ, हैं, जो राइट। वही मैं आपको आपको राइट पहले आपको हमें याद होगा कि कोई हाई कोर्ट के जज साहब थे या वकील साहब थे, उन पर भी एक बार एवं शोषण का मुकदमा लगा था, हालाँकि वो मुझे बहुत डीपली नहीं मालूम है, पर उनकी शायद कोई ऐसी मतलब नहीं, जैसे उसकी उम्र 24 साल है, जी, जी। तो उसने बताया कि मेरे साथ मेरे साथ पिछले पहले 7 साल से 7 साल पहले या उससे सात पहले से लेके आप तक एवं शोषण मेरे साथ किया जा रहा है। अगर ये एलिगेशन है तो क्योंकि 24 साल इसकी उम्र है, जी, तो जी। 7 साल में वो माइनर हो गई। तो हाँ, मतलब अब वो बता रहे कि पिछले 7 साल में हमारे साथ इन्होंने एवं शोषण किया है। तो वो भी पास्को में चला जाता है। तो बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केस जो देखते हैं कि अगर जो महिलाएँ होती हैं, जी, जी। तो यही बताती हैं कि पिछले 10 साल से इन्होंने हमारा सेक्सुअल हमारे साथ हाँ, असॉल्ट रिसेंटली किया। हमने हालाँकि पॉक्सो का मामला रिसेंटली हमने देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी 1990 में एक बार यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था। हालाँकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निराधार पाया था, तो लेकिन ये मामला था हाँ, कि मतलब 1990 में इन्होंने मेरे साथ शोषण किया था। तब बताइए। अच्छा, एक चीज़ और अगर थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस ये भी करें कि जैसे सैलन जी, जैसे एक लिमिटेशन सीआरपीसी में बना, जैसे 468 में शायद है हुँ, कि एक हुँ। लिमिट है कि 323 का अगर एलिगेशन पहले आईपीसी में था, तो उसमें आप 1 साल के अंदर में उसमें एक लिमिट दी गई है, कितने साल में ही आप अपना कोर्ट कॉग्निजेंस देती है, इतने साल में ही आप उसमें कर सकते हैं। 323 है जैसे सपोज दैट, उसमें 1 साल के भीतर में आपको एफआईआर करना होता है, डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस से, उसके बाद आप उसके कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, मतलब ऐसा हाँ, उसमें लिमिट, एक समय समय सीमा। सीमा निर्धारित की लेकिन गई है। उसी समय सीमा में 468 में है कि अगर एलिगेशन हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं। मतलब अगर मैं आने वाले समय में, मेरी एज 18 साल है, मैं अगर किसी को बताऊं कि 10 साल पहले या 11 साल पहले किसी यक्स ने मेरे साथ इन्होंने गलत किया, हुँ, तो हुँ। डेफिनेटली वो पास्को की कैटेगरी में आएगा और एक पास्को में ही आपको बता ट्रायल दूँ कि चलेगा। रिसेंटली जजमेंट आपको दिखाते हैं, हालाँकि उसका मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या नाम-बनाम था। आपको याद होगा कि सारा बयान उसमें होस्टाइल था, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें धारा 90 वैलिड होती है। हाँ, एक सेक्शन 90 जो पहले हम लोगों का जो था, सेक्शन 90 में आईपीसी में, हुँ, हुँ। उसमें जो डिफाइन किया गया था कि जैसे जो प्रेजेंट टाइम में जो लोग शादी का झांसा दे के गलत काम करने वाली बातें बताते थे, जो हाँ, ये तो कंसेंट लिया गया है वो कंसेंट हमारे वैलिड कंसेंट नहीं था। तो कंसेंट के बारे में चलें जी, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हम देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 का, उसमें 5 टाइप के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सन, 2 लोगों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब वो पर्सन किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना हो, मिसरिप्रेजेंटेड करके ना हाँ, हो, हाँ, मिस्टेक ना हो, हाँ। राइट, राइट। या फिर उसके साथ फ्रॉड ना हुआ हो, और कोई और कैटेगरी, 5 कैटेगरी है, अगर वो 5 क्राइटेरिया में अगर कोई चीज़ें फुलफिल होती है, अंडर इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी अंडर इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशंस नहीं होना चाहिए, और एक एक क्राइटेरिया और, अगर इसमें से कोई क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट में नहीं आता है। तो सेक्शन 90 आईपीसी में बताया गया है कि अगर कोई महिला है, अगर उसके साथ कोई, अगर उसने मान लीजिए कंसेंट दे भी दिया, लेकिन उसको हमने गन पॉइंट पे दिया है, हुँ, उसको हुँ। मैंने धमकी दी, अगर उसने उसके बाद उसने हमको कंसेंट भी दिया, लेकिन वो कंसेंट हमने क्या किया, वो कंसेंट वैलिड कंसेंट में नहीं। नहीं आएगा। तो वही सेक्शन 90 में बहुत अच्छे से उसने डिफाइन दिया। तो हमारे अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का अगर एलिगेशन लगाया है, तो जो डिफेंस होती है वो डिफेंस सिर्फ यही थी, पहले भी थी, आज भी वही है कि आप ये बताइए कि जो कंसेंट है, पहले तो आपको, अगर आप किसी पर्सन ने बताया कि आपने शादी का झांसा दे के इसके ऊपर साथ गलत काम किया, अगर ये एलिगेशन आपके ऊपर है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही डिफेंस है। या तो आप बताइए कि हमने कोई सेक्सुअल ऑफेंस इसके साथ किया ही नहीं, या फिर अगर सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो हमारा जो जो कंसेंट था, हम जैसे शादी करना चाहते थे, शादी करना, लेकिन ऐसी कंडीशंस बन ही नहीं रही कि हम मतलब शादी हम चाहकर भी नहीं कर सकते। तो अगर ये भी आपने प्रूफ कर दिया, तो भी हमारे लिए वो सेफ्टी है कि हमारा मतलब कोई हमारा मेंस नहीं था, हमारा इंटेंशन नहीं था, गिल्टी इंटेंशन नहीं था कि हम इसके साथ ये ऑफेंस करना चाहते हैं। तो सेक्शन 90 में उसमें डिफाइन किया, आप बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि सेक्शन 90 में आईपीसी में कंसेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। पास्को का लेकिन जो सबसे हंसने वाली बात है, जो 24 साल एज है, लेकिन मैं पास्को में लेके जा हाँ, सकता वो हूँ। एवं शोषण वाला जो अच्छा मामला है, सैलिन जी, पुराना वाला थोड़ा सा मामला। अपने एक्सपीरियंसेस से आप शेयर कीजिए कि पास्को में लोग अपने केस को क्यों लाना चाहते हैं, एक्चुअली में जानते हैं कुछ लोग अगर ऐसे किसी को मिसयूज करना है, तो वो पास्को में अपना केस क्यों लाना चाहते हैं, आपने अपने हिसाब से क्या चीज़ें आपको लगता है कि उसका रीजन क्या सर है? इसमें जो कुछ सज़ा का जो बिंदु होता है, जो मतलब इसमें जो सज़ा दी जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाती है। हाँ, सजा मोस्टली एक तो, सज़ा का बिंदु जो है और दूसरा सैलिन जी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसमें
प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यही है कि हमारे साथ बताया गया कि हमने कोई अपराध नहीं किया, नहीं। ऐसा कोर्ट माने। लेकिन पास्को में ऐसा नहीं है। नहीं। पास्को में कोर्ट क्या मान के चलिए, अगर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 3 के, सेक्शन 5 के, सेक्शन 7, 8, 9, 11 के अगर एलिगेशन है, तो कोर्ट ये मान के चल रही है कि आपने ये ऑफेंस किया है। मतलब प्रिजम्पशन ये है कि आपने ऑफेंस किया है। जैसे एनडीपीएस में भी है, प्रिजम्पशन यही है कि सेक्शन 37 उसमें कि आपने ऑफेंस किया। और कौन सा, जैसे गैंगस्टर का एलिगेशन अगर आपके अगेंस्ट में है, जैसे जो आप देखते हैं 14(1) में कार्रवाई होती है, तो कोर्ट पहले से मानती है आप गैंगस्टर हैं, आपने ये प्रॉपर्टी, आपने गैंगस्टर एक्टिविटी से एक्टिविटी किया, मतलब कोर्ट भी प्रिज्यूम कर रही है कि आपने ऑफेंस किया है। मतलब लेकिन पास्को में भी यही है कि कोर्ट ये मान के चलिए कि आपने ऑफेंस किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन ये आपको साबित करना होता है। सेक्शन 29 है उसमें पास्को में, जिसमें कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलती है कि आपने ऑफेंस किया है, हमको ही अपने आप को हालांकि इनोसेंट हालांकि साबित करना है। गैंगस्टर के सीजन में आपको जो है 15 दिन का अवसर मिलता है डीएम साहब को। बाद में वहाँ के आदेश का फिर दोबारा जो आदेश जाता है माननीय गैंगस्टर कोर्ट में जाता है, वहाँ पे भी आपको जो है अपना अवसर प्रूव करने का अवसर मिलता है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह, जैसे प्रिजम्पशन की बात करें कि प्रिजम्पशन ये चीज़ें रहती है कि हमने ऑफेंस, नॉर्मल आईपीसी का ऑफेंस अगर जैसे 323 का एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपके ऊपर एक, मेरे ऊपर ट्रायल 323, 452, 504, 506 का चल रहा है, और 302 का भी चल रहा है, ये भी मान लीजिए इतनी सीरियस है, लेकिन हमने हमारे साथ क्या प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूफ करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, मतलब मैं इनोसेंट हूँ, ये कोर्ट भी मान के बैठी है प्रोसिक्यूशन को। लेकिन अगर मेरे ऊपर पास्को का लगे तो कोर्ट मानेगी कि अगर सेक्शन 3, सेक्शन 5, 7, 8 का एलिगेशन, तो कोर्ट ये मानेगी कि हमने ऑफेंस किया है। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर आ जाता हाँ, है। मतलब प्रिजम्पशन, कोर्ट का प्रिजम्पशन हमारे ऊपर है, हमको इसको अपने एविडेंसेस से, अच्छा हम इसको कर क्या सकते हैं। अच्छा, इस सीखने वाली क्या बात है चलेंगे, अब हम लोग को पास्को के केस में हमको बहुत सावधानी और बहुत अच्छे डिफेंस भी करना चाहिए। हमको एक 313 जब बनता है जो पहले, उसमें हमको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए। 315 की एप्लीकेशन देना चाहिए जिसमें हम खुद विटनेस बन सकते हैं अपने, जैसे हम लोगों ने वो याद आया जो केस कराया था उसमें कोलकाता वाला। तो अच्छा, पास्को के केस में हम किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिर्फ पास्को में नहीं, जुमनाइल में भी जुनाइल भी नहीं कर सकते। जुमनाइल में भी हम लोग इसीलिए कोर्ट उसको पीड़िता है या फिर इनोसेंट हाँ, कहती है। पीड़िता कहा के बैठती पीड़िता या इनोसेंट करके उसको जो है डिनोट किया जाता है। है। और खासकर जो है जुवेन, जैसा कि अपना जुवेनाइल में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, खासकर जुवेनाइल किसी भी केस में हम ऐसा नहीं कर सकते जो किसी केस का मामला होता है, जो कि मामला ना कि माननीय उच्च या उच्चतम न्यायालय की रूलिंग में ना आ जाए। नहीं, अगर अगर सलीम जी कोर्ट ने एक बार ऑर्डर पास कर दिया तो पब्लिक हो गया, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप भी हाँ, पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ हाँ, वो तो सकते हैं। कोई भी कोर्ट फीस हाँ, देकर के कोई भी जजमेंट ले सकता है या कोई भी पढ़ तो सकता है, अगर या साइट पर जाकर कोई भी इसको जो हाँ, अपलोड कोई करके भी डाउनलोड करके ले अच्छा, सकता ये है। इंडिया में सबसे अच्छा, अगर कोई आदमी सीखना चाहता है कि हमारे यहाँ के जज क्या करते हैं, तो सारे ऑर्डर्स आप पढ़ सकते हैं, बाकी अच्छा, हाँ, उनका उनका ऑर्डर पढ़ने के बाद उनका नेचर समझ में आता है। नीचे समझ में आता है। अच्छा और सर नॉट नॉट जज का, एक केस का भी नेचर समझ में आता है, प्रोसिक्यूशन का नेचर समझ में आता है, गवाहों का नेचर समझ में आता है, और जो डिफेंस है उनका नेचर समझ में आता है। लास्ट में फिर माननीय न्यायाधीश महोदय का नेचर समझ में आता है कि उन्होंने क्या देखा, क्या कैप्चर किया, क्या उठाया, किस रूलिंग के साथ क्या दिया, किस रूलिंग को कहाँ पे अप्लाई किया है, या क्या कहाँ से जो है कैप्चर किया है। ये सारी चीज़ें आपकी जजमेंट में होती हैं। तो सलीम जी सबसे सीखने वाली बात क्या है, अगर कोई यंग एडवोकेट है, अगर वो अपना करियर में यंग एडवोकेट या कोई भी कोई एडवोकेट भी है, सर हो इसमें, तो अगर उसकी सबसे अच्छी लर्निंग की चीज़ें क्या है कि वो जजमेंट पढ़े, वो जजमेंट पढ़े, वो बेल जजमेंट पढ़े। पढ़े। हाँ, जजमेंट अच्छा सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ई कोर्ट की साइट पे जाइए, बिल्कुल जाइए। आप कितनी बेल लगी है, क्या जजमेंट हुआ है, क्या कैसे हुआ, आप उसको डाउनलोड करिए। इवन आपको ये मालूम है कि किस डेट में कौन सी डेट लगी, किस फाइल में कौन सी डेट आगे लगी है, 1 महीने बाद की डेट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पत्रावली किस में चल रही है, एविडेंस में चल रही है, अपीयरेंस में किस में चल रही है, आप बराबर इसको ध्यान दे सकते तो हैं। सीखने वाली बात है, सलीम जी ने बताया भी, और ये बिल्कुल सही बात है, इस पर मैं भी सेटिस्फाई हूँ कि कोई भी पर्सन अगर अपना करियर बनाना चाहता है क्रिमिनल लिटिगेशन में, चाहे यंग एडवोकेट हो चाहे कोई भी एडवोकेट हो, तो उसको कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए, और कोर्ट के जजमेंट से उसको कोर्ट की फाइंडिंग और कोर्ट ने कैसे एविडेंस का अप्रिसिएशन किया है, और क्या हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या चीज़ों हमको सावधानी करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। सर, हम उस ज़माने में इस समय हैं जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर सहयोग मिलता है। बिल्कुल। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज के आदेश दिया है, आप शाम को अपने फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने कौन-सा ऑर्डर पारित किया है, आप शाम को फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिए। या हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या जजमेंट किया है, अगले दिन आप उसको जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। क्या बेल पड़ी है, बेल में क्या रहा, किस बेल में क्या अलाउ हुआ, कैसे हुआ, डिजिटल जो ऑनलाइन हो जाता है। आजकल आराम से पढ़ सकते हैं आप। तो यदि आप सिर्फ जैसे सपोज दैट हम लोग अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, जी। तो क्या हम लोग फैजाबाद का भी देख सकते हैं? देख सकते हैं। देख सकते हैं, फैजाबाद अरे का ही नहीं, पूरे हम ऑल ऑल ओवर इंडिया देख सकते हैं। इंडिया का देख सकते हैं। कई क्लाइंट हम लोगों से पूछते भी हैं कि सर हमारे दिल्ली का किसे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ई कोर्ट से ही चेक करके उसको बताता हूँ
मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक लड़का था, मुझसे मिला, अभी परसों की बात है, तो मैं उसके बिहार के केस का स्टेटस मैंने उसको बताया, तो बड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन वो सारी अपलोड, ये अच्छी फैसिलिटी है कि अच्छी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी विकास का अवसर दिया है। सपोज करिए भाई, हम लोग जो है यूपी कॉप से हम लोग एफआईआर डाउनलोड कर लेते हाँ हैं, क्योंकि यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको छोड़ दिया जाए, जिसमें देशद्रोह या हीनियस क्राइम के जो मामले हैं वो अपलोड नहीं होते हैं साइटों पे, वरना हम लोग एफआईआर की कॉपी निकाल लेते हैं, तो हाँ के लिए काम होती है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की कौन से जो थाने पे क्या एफआईआर दर्ज हुआ है, नॉर्मली जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बाइंडिंग लाइन में नहीं आता है, हम आराम से देख सकते हैं। अच्छा, एफआईआर अगर कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है तो वो किस किस जगह से एफआईआर की कॉपी ले सकता है? तो जैसा आपने बताया, अगर हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन नहीं है और यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के कि जजमेंट का क्राइटेरिया में बर्डन नहीं उस पर है, तो नहीं है, आप अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन मिल जाता है आपको, हाँ अगर ऑनलाइन इसमें मिल बर्डन नहीं है तो आप जाकर के जो है एक हाँ। सवाल जवाब डालते हैं, एक नकल डालते अच्छा, हैं। कोर्ट से मिल जाता है, कोर्ट कोर्ट से के मिल एक कॉपी तो कोर्ट में रहती है, क्यों? क्योंकि जैसे एफआईआर दर्ज हुआ 24 घंटे के अंदर में उसको हमें कोर्ट कोर्ट को को भेजना होता है। एक कॉपी या एसओ के पास रहता है, मतलब थाने में भी रहता है हाँ एक कॉपी, एक कॉपी एसपी के पास भी वो लोग भेजते हैं। तो जी, एक कॉपी एसपी के पास हो गया, एक कॉपी एसओ के पास हो गया, और एक और एक कॉपी कॉपी न्यायालय में होगी, कोर्ट में हो गया, एक और कहीं कॉपी होती है, 4 कॉपी सीओ साहब के साथ होती है। एक कॉपी और कहीं होती है, एक कॉपी उस जो जो कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट है उसको मिलता है। जो कंप्लेनेंट नहीं, रहता है आपने पब्लिक डोमेन की चूंकि बात की, तो हाँ, कंप्लेंट जो पब्लिक डोमेन पे रहता नहीं, क्योंकि अपना कोई डॉक्यूमेंट जल्दी कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है आप माननीय न्यायालय में जाकर के अपना फीस भर करके ले सकते हैं या जान सकते हैं। आप उसका एक फीस जमा करिए, एक तो उसकी प्रोसीडिंग फीस 4 होता कॉपी है। मतलब समझ में आ गई। एक चार हमको जिसने एफआईआर किया उसको मिल गया, एक तो एसओ के पास हो गया, एक एसपी के पास एसओ ने भेज दिया, एक कोर्ट उसने भेज दिया, तो 4 कॉपी होती है। इसमें मतलब वो जो विवेचक होता है उस समय उसके पास हाँ, होता है। स्टेशन ऑफिसर जो होता है, जी, जी, जी। तो उसके पास होती है। एफआईआर के बारे में हम लोगों ने जाना लास्ट में थोड़ा-सा नॉलेज दे दिया। देखिए आजकल के इस हमारी एडवोकेसी के प्रोफ़ेशन में मोस्टली जो डिजिटल की जिसको हम डिजिटल क्रांति कह सकते हैं, काफ़ी सहयोग हमको मिला है डिजिटल क्रांति से, कि हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के प्रोसीडिंग को देखा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को देखा, अपने जो है सिविल कोर्ट के जो है जजमेंट को जो देखा, बेल ऑर्डर हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या पास किया है, हमने यूपी कॉप के माध्यम से एफआईआर का प्रोसीडिंग देखा है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन में काफ़ी मतलब यूज़फुल है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकें। और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग भी लाइव हो रही है। आप लाइव देख सकते हैं। हाँ, अगर भाई आपको चूँकि हम माननीय उच्च न्यायालय हम नहीं गए हैं, लेकिन हम अगर सिस्टम से चाहें देख सकते हैं किस कौन सी कोर्ट पे कौन सी फाइल किस नंबरान पे चल रही है। और आप आराम लाइव से इसको लाइव देख सकते स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं, जज हैं। उसमें क्या और कर रहे जैसा हैं। कि माननीय न्यायाधीश और अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कोर्ट में भी जो प्रिजनर्स हैं जेल वाले, उनका भी वीडियो हाँ, कॉन्फ्रेंस ही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो और उनकी भी हो जाती बीएनएसएस है। के आने से जो टेस्टमनी भी रिकॉर्ड होती है। हमने रिसेंटली भी देखा है कि एसएससी हाँ, कोर्ट में, जिसमें माननीय एसएचओ महोदय का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड हो वो रहा था। बीएनएसएस में ये वो प्रोविजन बीएनएसएस दिया भी गया है, प्रोविजन दिया गया तो है। कि आप इलेक्ट्रॉनिक वे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप टेस्टमनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली इस समय अभी केवल फॉर्मल विटनेसेस के हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये पावर है। आने वाले समय में पूरा सिस्टम जो है हाँ, चेंज होगा। फैक्ट के विटनेस का भी, मतलब कंप्लेनेंट का, इंजर्ड का भी विटनेसेस, वो चीज़ें किया जा किया सकता जा है। सकता तो मतलब ये सारी चीज़ें, जज के पास भी एक जहाँ पे जज के जो कोर्ट रहते हैं, कोर्ट में कैमरा लगा होता है, जहाँ से वो डायरेक्टली एक कैमरा वो डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट रहता है, प्रिजनर से कनेक्ट रहता है। हाँ, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते वीडियो हैं वहाँ से। कॉन्फ्रेंसिंग जो हो रही है वो जेल से कनेक्टेड रहता है। अगर जेल में भी क्लाइंट भी अपना देख सकता है कि उसका वकील, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहती है, अगर वो पर्सन इन पर्सन नहीं यहाँ पे कोर्ट में है, तो तो वो वहाँ से देख सकता है कि वहाँ से हमारी देख प्रोसीडिंग में सकता क्या है। चल रहा है। और जनरली ये सारी चीज़, क्योंकि अच्छा ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो जो क्लाइंट है, जो एक्यूज पर्सन है, जो टेस्टमनी होनी चाहिए उसके प्रेजेंस में होनी चाहिए, या फिर उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस या में उसके होनी चाहिए। कई लेकिन बार कई बार हम लोगों को बयान करवाने के लिए हम लोग गए थे, जहाँ पे उसकी हाजिरी माफिया नहीं आई थी, या वो व्यक्तिगत प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो उसके हम उस समय बयान नहीं करवा पाए बयान थे। नहीं हो पाया, अगर या एक्यूज तो पर्सन नहीं है तो। या तो उस कंडीशन में या तो एक्यूज पर्सन का वहाँ से वारंट इशू हो। एक चीज और शैलेंद्र जी, हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया, बात बिल्कुल सही कह दी आपने कि एक्यूज पर्सन के प्रेजेंस में ही या उसके एडवोकेट की प्रेजेंस में ही टेस्टमनी रिकॉर्ड होती है। ये सीआरपीसी और बीएनएसएस में लिखा गया है। लेकिन गैंगस्टर के केस में ऐसा नहीं है। गैंगस्टर के केस में स्पेशल एक्ट है, उसमें अगर एक्यूज पर्सन और उसका डिफेंस काउंसिल भी नहीं है तो भी चीफ आप दिखा सकते हैं। हाँ ये गैंगस्टर स्पेशल एक्ट है, उसमें ये चीजें हैं। तो एक बार हमने प्रीवियस टाइम में डिस्कस भी आपसे किया था, गैंगस्टर में जैसे हम लोग रिमांड 60 डेज और 90 डेज का होता है, डिफार्ड बेल हम लोग 90 डेज 60 डेज में डालते हैं, लेकिन गैंगस्टर मैंने आपसे 180 डेज रखा है।
तो 180 डेज तो गैंगस्टर में ये चीजें ये स्पेशली एक्ट है जिसमें हाँ, कुछ कुछ स्पेशल एक्ट है। स्पेशल है। तो आज हमने डिस्कस किया पॉक्सो के बारे में, कैसे पॉक्सो की क्या प्रोसीडिंग होती है, कैसे कैसे एफआईआर का सिस्टम, सारा जानकारी हमने लिया और कुछ अलग अलग बीच बीच में थोड़ा सा कुछ अलग से जानकारी भी हमने लाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।